लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के संगठनों के बदलाव की चर्चा हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरों के साथ युवाओं को मौका दे सकते हैं। खबर है संगठन में बदलाव को लेकर सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस संगठन में तकरार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कई बड़े पदाधिकारी जहां पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। माना यह भी जा रहा है कि इस बार युवा चेहरों को संगठन में मौका दिया जा सकता है। बदलाव के अटकलों को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ता और संगठन में जहां तक बदलाव की बात है ये निरंतर प्रक्रिया है और ये होते रहता है। कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी संगठन स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। कांग्रेस के नेता पहले यह तय कर लें कि कांग्रेस में पद बांटने के लिए, जिम्मेदारियां देने के लिए बचा कौन है। फिर यह तय कर लें कि कौन अपना है, कौन पराया है। भविष्य में जो परिणाम लोकसभा के आने वाले हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पराजय होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचने के लिए अपने ही संगठन के बीच में इस प्रकार का सुगुफा छोड़ रहे हैं और अपने ही संगठन के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टियां पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां देती रहती हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे लेकर अटकलें भी लगातार लगाई जा रही हैं। वहीं इन बदलावों पर सियासत भी तेज है। अब देखना होगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बदलाव कितना कारगर होगा और यह बदलाव कब तक होगा। बदलाव कब तक होगा, इसी चीज को जानने के लिए हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए। अनमोल, क्या है बदलाव की खबरें, कब तक हो सकता है बदलाव और क्या क्या है वो बदलाव के इनपुट्स? देखिए नीतीश, अब लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि अब 3 चरण का चुनाव रह गया। 20, 25 और 1 जून को, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो उसके बाद दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की हम बात कर ले चाहे बीजेपी की, दोनों जो है संगठन में बदलाव करेंगे। ये लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात कर लेंगे तो जो किरण सिंहदेव हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें चुनाव से ठीक पहले जो है जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, एक पूरी नई टीम बनेगी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से, उनका विशेष अधिकार होता है, अपने हिसाब से नई टीम का गठन करेंगे। कई महामंत्री हो सकते हैं, नियुक्त होंगे, कई प्रकोष्ठों और मोर्चों में भी नई नियुक्तियां होंगी। तो इस तरीके से एक नई टीम के साथ फिर आगे की रणनीति जो है बीजेपी लेकर बढ़ेगी। वहीं अब हम कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए, कांग्रेस में देखने को मिला है कि कई नेता जो है पार्टी छोड़कर चले गए हैं। चाहे हम चुनाव की पहले की बात करें, चाहे अभी भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है पार्टी में बिखराव की स्थिति थी। तो अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा तो दीपक बैज भी जो है प्रदेश संगठन में कुछ बदलाव कर सकते हैं और संगठनात्मक जो नियुक्तियां होती है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रणनीति होती है। चुनाव के बाद जो है पूरा मामला शांत हो जाता है, तो कुछ आगे की रणनीति के लिए हर पार्टी चाहती है कि एक नई टीम के साथ आगे बढ़े। और इस बार देखिए खास बात यह है नीतीश कि कुछ युवाओं को मौका मिल सकता है। पिछले साल भी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का रायपुर में, जिसमें ये भी बिल जो इनका जो है पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो अब दोनों ही पार्टी जो है युवाओं पर फोकस करेगी आगे की रणनीति को लेकर के, और अब देखने वाली बात होगी कि कौन से वो चेहरे होंगे जो दोनों ही पार्टी में नए उभर कर आएंगे सामने। बिल्कुल अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी भाजपा नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। भाजपा सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में अगला कैबिनेट मंत्री कौन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। जातिगत समीकरण के आधार पर भी मंत्री पद मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री को छोड़कर बीजेपी ने कैबिनेट में जिन 9 विधायकों को जगह देने का फैसला किया है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी समुदाय की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग का मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद
पद नहीं होता है, दायित्व होता है, तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है। बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं, ये हास्यास्पद। एक मंत्री का पद खाली है, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जो आजमाइश कर रहे हैं। अब जिसकी थैली में ज़्यादा वजन होगा वो मंत्री बनेगा। खोमन हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। खोमन, सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं एक अनार 100 बीमार है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक पद खाली है उसके लिए काफी जो है चहलकदमी भी चल रही है। क्या इनपुट लगे हैं, कहां कहां किसको, कौन कौन वो दावेदार हैं और किसके बनने की प्रबल संभावनाएं हैं? खोमन, आवाज आ रही है क्या आपको? खोमन से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अभी खबर है उसे हम आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल की अटकलें चालू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हें लेकर बातचीत हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल जो है उसमें जो है उनके पदभारों में परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही जो खाली मंत्री पद है, और अगर बृजमोहन अग्रवाल जीतते हैं और वो केंद्र में चले जाते हैं तो यहाँ जो विधायक आएगा या उनकी जो जगह रिक्त होगी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे चेहरे हैं जो इस रेस में शामिल हैं और सुशील आनंद शुक्ला लगातार कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार हैं, लेकिन जो एक पद खाली है उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। किस संभाग से बनेगा, कौन सा जातिगत समीकरण होगा, किन चीज़ों को देखकर बनाया जाएगा, क्या पुराने अनुभवी चेहरे को बनाया जाएगा, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये भी चल रहे हैं। और सब कुछ बताने के लिए खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खोमन, क्या कुछ चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार को, फेरबदल को लेकर, और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस रेस में हैं? देखिए, 4 चेहरे साफ तौर पर पहले नंबर पर है, क्योंकि पहला अजय चंद्राकर, जिनको लंबा अनुभव है मंत्रिमंडल का। इसके अलावा अमर अग्रवाल पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें राजेश मूणत सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक बड़ा विभाग होता है, नितेश, उसको संभाल चुके हैं। एक और नाम बताता हूँ, गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं। ऐसे 4-5 नाम है जिनका नाम पहले नंबर पर है, क्योंकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो है लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं एक बड़े मार्जिन के साथ। क्योंकि जिस तरीके से खबर निकल कर सामने आ रही है नितेश, उसको ही देखते हुए दो मंत्री पद खाली होगा, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका फैसला लेंगे तो नए और पुराने अनुभवों के साथ जो है मंत्रिमंडल का फेरबदल होना तय है। कुल मिलाकर यही समझ सकते हैं आप। एक चीज और, संभागवार अगर विवेचना की जाए, जातिगत समीकरणों के आधार पर विवेचना की जाए खोमन, तो क्या लग रहा है किस संभाग से अवसर मिल सकता है, किस जाति के जातिगत समीकरणों के से जो व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन्हें अवसर मिल सकता है? देखिए नितेश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि दुर्ग संभाग से कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है। यही कारण है, और यादव समाज एक बड़ा वर्ग समाज है जिसको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गजेंद्र यादव जो विधायक हैं उनको शामिल किया जा सकता है। रायपुर संभाग से एक ही मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनके जगह पर राजेश मूणत को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजेश मूणत एक तो अनुभव के आधार पर भी है, उनके पास अनुभव भी है और बड़े मार्जिन के साथ जीते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर है। क्योंकि राजधानी रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल अब लोकसभा जाने वाले हैं, तो उनके जगह पर राजेश मूणत को बनाने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। और यही कारण है कि जो गजेंद्र यादव है और राजेश मूणत है उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, बिलासपुर से आते हैं, अमर अग्रवाल भी बिलासपुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है। बहुत सारे आपने नाम ले दिए, कहीं उन्होंने खबर सुन ली तो आपके मुंह में घी शक्कर न डाल दें, और जिनका आपने नाम नहीं लिया वो अगर इस खबर को देख लें तो कहीं आपके पीछे ना पड़ जाएं, पूछने ना लगें कि इनपुट क्या है। बहरहाल विस्तार न्यूज का ये इनपुट है, ठोस खबर है। जो खबर थी वो हमने आपको बता दी। खोमन, जुड़े रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपके साथ मुखातिब होंगे। महापौर एजाज ढेबर के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कल महापौर ने बयान दिया था कि रायपुर नगर निगम की पानी और साफ सफाई की समस्या प्रधानमंत्री भी खत्म नहीं कर पाएंगे, और जो एजाज ढेबर ने कहा था उसके बाद अरुण साव ने उनके ऊपर पलटवार किया था। जरा वो देख लीजिए, फिर ये जो प्रदर्शन हुआ है इसकी भी बात करेंगे।
दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और महापौर के बयान के खिलाफ भाजपा के पार्षद दल ने नगर निगम के सामने बैठकर इस्तीफे की मांग की है। खोमन साहू हमारे पहुंचे थे संवाददाता। खोमन, क्या कुछ मांग की थी और ऑपरेशन लोटस की आहट विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नगर निगम में शुरू हुई थी? क्या फिर से ऐसी कुछ आहट चल रही है? कुछ ऐसा हो रहा है क्या? इस नगरीय निकाय चुनाव को करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उसकी गर्माहट जो है अभी से चालू हो गई है। और जिस तरीके से एजाज ढेबर ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो नगर निगम रायपुर की समस्या खत्म नहीं होती, ऐसा कोई जिम्मेदार महापौर बयान देगा क्या? आप सुनिए ना, एक जिम्मेदार महापौर इस तरीके से बयान कैसे दे सकता है कि यहाँ की पानी हो, बिजली हो, ये समस्या खत्म नहीं हो सकती? जिम्मेदार महापौर ये कहता कि समस्या खत्म होगी, कैसे खत्म होगी इस पर नगर निगम काम कर रहा है, कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इससे आम जनता से राय ली जा रही है। कोई जिम्मेदार महापौर ये नहीं कह सकता कि बिजली की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो भी प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो भी खत्म नहीं हो सकती। इससे कितना गंभीर है महापौर इस बयान से ही समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्षदगण हैं वो आक्रोशित है। उप मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं तो इस्तीफा दे दिए। दूसरी ओर जो पार्षद दल है वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर पद संभाल नहीं रहे तो इस्तीफा दे दो। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं जो पार्षद दल के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर बैठे बैठाए बीजेपी को कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा दे रही है, चाहे बड़े नेताओं की बात की जाए, चाहे महापौर की बात की जाए। लेकिन प्रस्ताव लाने की निगम काउंसिल में, निगम की जो बैठक है उसमें कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो, या फिर जो पिछली बार जो आहट मिली थी कि ऑपरेशन लोटस निगम में भी चल सकता है रायपुर में, कुछ ऐसी भी खबरें, कुछ बीजेपी इस मुद्दे को और आगे तक ले जा रही है। देखिए नीतीश, जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की बात की, 5 महीने का वक्त बच गया है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑपरेशन लोटस चलाया जाए, बल्कि इसी मुद्दे को, इसी बयान को भुनाने के लिए अब वो जनता के बीच जाने वाली है। एक एक वार्ड में उनके जो बयान है उसको दिखाने वाली, एलईडी टीवी में दिखाने वाली है, एक एक घर में पहुंचाने वाली है। जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो बूथ क्रमांक में बनाए जाते हैं नीतीश, उसके जरिए एक एक घर में, एक एक मोबाइल में पहुंचाने वाली है। बीजेपी बहुत तगड़ा प्लानिंग करती है नीतीश, और यही कारण है कि अब तमाम सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है खोमन ने, बहुत ही बड़ी जानकारी खोमन आपने दी है। और इसी खबर में ये जानकारी जुड़ती है कि चुनाव है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, लेकिन इस बयान को पूरे रायपुर में प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। 70 वार्डों तक जो चुनाव होने हैं उसमें ले जाया जाएगा। खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। यूं ही नहीं विस्तार न्यूज अलग बन जाता है, यूं ही नहीं विस्तार न्यूज कहलाता है। खोमन की इस खबर ने बता दिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ जैसा कि हम जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं उनकी बात करेंगे। सूरजपुर जिले में गर्भवती महिलाएं परेशान हैं क्योंकि यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। यही नहीं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त पहाड़ी कोरबा और पंडो जनजाति की महिलाएं भी परेशान हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत सूरजपुर जिले में गर्भवती महिलाओं की जांच हो सके, इसके लिए जिले के 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी मशीन लगाई गई थी, लेकिन टेक्नीशियंस और डॉक्टरों की कमी के कारण महिलाओं की जांच नहीं हो पा रही है। इन मशीनों को चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मचारी तक नहीं है। मामले पर गर्भवती महिलाओं और सीएमएचओ सूरजपुर ने विस्तार न्यूज से क्या कहा, जरा उसे सुनिए। कितने टाइम से सोनोग्राफी कराने के लिए बैठी हुई हैं आप?
परेशानी है। और सोनोग्राफी भी कितना टाइम शुरू हुआ है? 3 बजे है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो जो है 10 बजे से 5 बजे तक रहता है उनका मेनली जो है। और चूँकि ज़िले से जाते हैं तो हो सकता है मतलब 10-15 मिनट का आगे पीछे होता हो। बाकी ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया है कि किसी गर्भवती महिला को सोनोग्राफी को लेकर के कोई परेशानी हुआ हो। हम लोगों के तरफ से कलेक्टर सर के निर्देश में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक आसानी से नसीब नहीं होती, वो क्या करें, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि निजी अस्पताल में जाकर जांच और इलाज करा सकें। इन महिलाओं ने आस नहीं छोड़ी है। इन्हें उम्मीद है कि सूरजपुर जिले से ही आने वाली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिंदगी और मौत से जूझ रही इन गर्भवती महिलाओं के दर्द को समझेंगे और इसके बाद जिले की महिलाओं को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। सीएमएचओ साहब कह रहे थे मेरे संज्ञान में तो आया नहीं। यही तो समस्या है सीएमएचओ साहब कि आपके संज्ञान में आता ही नहीं, आप लोग देखते नहीं हैं। फिर हमको पहुंचना पड़ता, विस्तार न्यूज को पहुंचना पड़ता और आपके संज्ञान में लाना पड़ता है कि 6 सोनोग्राफी मशीन संचालित हो रही हैं, उन्हें एक टेक्नीशियन कैसे चला पाएगा। कैसे पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोग प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर में जाकर अपना इलाज करा पाएंगे। उन्हें उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से। वो तो इतने मासूम है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि आप करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे कैसे पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इस खबर में आपने देखा कि कैसे क्या कुछ उनको परेशानियां हैं और उनकी मांग यही है कि 9 में से जो 6 जगहों पर सोनोग्राफी मशीन रखवाई गई है वहां पर प्रॉपर टेक्नीशियन हो, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो होना चाहिए और बिल्कुल उनकी मांग जायज भी है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। एक गाना आपने सुना होगा, तोरा मन मोहे दर्पण लागे। लेकिन छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक शिक्षक ने ऐसा कृत्य किया है कि समाज शर्मसार हो गया है और हफ्तों बीत जाने के बाद भी यह आरोपी शिक्षक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस पर सवाल है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको रिपोर्टर के पास ले चलेंगे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल मास्टर ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक छात्रा से लगातार 10 वर्षों तक दुष्कर्म किया। आरोपी शिक्षक का नाम महेंद्र कुमार सोनी है और वह प्राथमिक शाला सड़क टोला में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ था। शिक्षक 7वीं क्लास से ही डरा धमकाकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था। जब ये घिनौना सिलसिला शुरू हुआ तब उस मासूम की उम्र महज 12 साल थी। पीड़ित छात्रा अब गर्भवती है और अब छात्रा की उम्र 21 साल है, जिसके बाद छात्रा ने शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ 9 मई को गौरेला थाना में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक लड़की है जो वर्तमान में बालिग हो चुकी है, लेकिन जब वो पूर्व में पढ़ती थी उनके साथ में, तब कक्षा 7वीं में जब वो 12 वर्ष की थी, 12.5 वर्ष की, तब उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था और इस पर उन्होंने शादी का झांसा भी दिया था और उस पर अभी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं। धारा 376 और 376 ग के अंतर्गत शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज देंगे। शिक्षक के खिलाफ गौरेला थाना में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी शिक्षक फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। मामले के प्रकाश में आने के बाद गौरेला ब्लॉक के बीईओ डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला ने संज्ञान लेते हुए शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी को 12 मई को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर 9 मई को केस दर्ज होने के बाद भी अभी तक यह दरिंदा पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, 9 तारीख को केस पंजीबद्ध हुआ था, 12 तारीख को शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की, निलंबन की कार्रवाई की, यहां पर लेट लतीफी दिख रही है। उसके बाद 15 तारीख आज हो गई और अभी तक पुलिस की पकड़ से ये दूर है। 10 सालों तक जघन्य जो है कृत्य करने का इसके ऊपर आरोप है।
जी आपको बता दूं कि जिले की पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। काहे की सरगर्मी संदीप, काहे की सरगर्मी? 10 साल तक इसने कृत्य किया है, जघन्य कृत्य किया है। बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट तक हो गई है और जैसे ही 9 तारीख को शिकायत की उसने और आज 15 तारीख हो गई। कैसी सरगर्मी ये दिखाई दे रही है? कुछ इनपुट लगा, कुछ मोबाइल ट्रेसिंग हुई, कुछ ऐसी जानकारी इन्होंने दी कि ऐसा है, ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ इनाम घोषित किया, जो भी होता हो? ऐसे इनाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी शिक्षा की लोकेशन मतलब प्राप्त नहीं हो पा रही, जिसके कारण पुलिस को मतलब अभी तक शिक्षक को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। और क्या है, शिक्षक के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने शिकायत की थी और मांग की थी कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश शास्त्री ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और बीओ कार्यालय में अटैच किया है। और जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनको भी अभी तक 1 हफ्ते बाद जानकारी सामने आई है क्या? उनको अभी तक संवेदनशीलता की जानकारी नहीं थी? उनको भी इतना वक्त लेना चाहिए था क्या? और परिजनों का क्या हाल है, उस बच्ची का क्या हाल है, आपकी अगर बात हुई हो तो? जी परिजनों का मानना है कि मतलब शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक मतलब कार्रवाई न होना थोड़ा सा दुखद उनको लग रहा है। लेकिन वो पुलिस पर उनको भरोसा है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा पुलिस विभाग ने छात्रा के परिजनों को आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि कल तक या बहुत जल्द से जल्द आज ही उसे पकड़ लिया जाए इस जघन्य कृत्य के लिए। संदीप शुक्रिया आपका करता हूं और पुलिस वालों से आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले पर भी प्रकाश डालें। आपके शहर आपके रिपोर्टर में वक्त हो चुका है अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो कि है पटवारी साहब के फ्रॉड से जुड़ी हुई। पटवारी साहब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से 12 एकड़ का बना लिया। यही नहीं, फिर HDFC बैंक को 22 लाख का चूना लगा दिया। अब वो और उनके सहयोगी जो है क्या कर रहे हैं? चक्की पीस रहे हैं। जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को, फिर सहयोगी के पास चलेंगे। जांजगीर चांपा में हुई धोखाधड़ी के मामले की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। यहां पटवारी समेत कुछ आरोपियों ने 2.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से 12 एकड़ बनाकर दस्तावेज तैयार किए। फिर इसी फर्जी दस्तावेज की मदद से इन आरोपियों ने HDFC बैंक राजिम से 22 लाख रुपए लोन के नाम पर निकाल लिए। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने परमानंद कर्श और उसके अन्य साथियों सहित पटवारी दयाराम साहू को आरोपी बनाया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फरार आरोपी पटवारी दयाराम साहू को अब बिर्रा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रानी गांव का नम्मू पटेल जनवरी में आके थाने में शिकायत किया था कि उसके नाम की जमीन को परमानंद कर्श नामक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया तथा परमानंद कर्श ने उस जमीन को गिरवी रख के राजिम के HDFC बैंक से लोन लिया है। पुलिस के द्वारा उस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा पूर्व में साक्ष्य पाए जाने पर परमानंद कर्श की गिरफ्तारी की गई थी तथा लगातार मामले में विवेचना जारी थी। इसमें जो पटवारी था तत्कालीन देवरानी गांव का दयाराम साहू, उसके विरुद्ध भी साक्ष्य पाए जाने पर पटवारी की गिरफ्तारी की गई है। पूरे धोखाधड़ी के मामले की शिकायत देवरानी गांव निवासी नम्बूलाल पटेल ने की थी। पुलिस ने नम्बूलाल पटेल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 समेत कई धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया था और अभी भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन इस धोखाधड़ी ने न केवल सरकारी सिस्टम बल्कि बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की प्रणाली को धता बता दिया है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पटवारी की संलिप्तता और कितने मामलों में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे कई मामले और भी हैं। बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। और आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां नोटों की गड्डियां मिली थी, नोटों के बंडल मिले थे और संभवतः उसी के बाद ये मामला प्रकाश में आया, मामला और चर्चा में आया और अब खबर है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए हैं। और आलमगीर आलम के गिरफ्तार होने के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमृत,
कुछ दिन पहले इनके सहयोगी के नौकर के यहां नोटों के बंडल मिले थे, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या इनपुट है, क्या जानकारी है? अमृत से हम फिर जुड़ेंगे, फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। वित्तीय धोखाधड़ी का, आर्थिक गबन का इनके ऊपर आरोप है और आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर। और इससे पहले भी झारखंड की सियासत में ईडी ने लगातार वहां पर जांच की थी और वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उसके बाद नए मुख्यमंत्री बने और ये वही तस्वीर है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जब इनके निज सचिव के नौकर के यहाँ नोटों के पहाड़ मिले थे, नोटों के बंडल मिले थे, उस वक्त कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था कि आखिर मंत्री जी के पास ऐसा कौन सा काम है जो करने के लिए नौकर के यहाँ नोटों के बंडल मिल जाते हैं, या उनके सहायक के पास ऐसा कौन सा काम है जो करने के लिए नौकरों के यहाँ नोटों के इस तरह के बंडल मिल जाते हैं। और उसका जवाब कुछ इस तरह से सामने निकल कर आया है कि ईडी ने आलमगीर आलम से पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमृत, क्या कुछ और तो ये अमृत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगातार हमारा प्रयास जारी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जब नौकर के यहाँ से नोटों के किस तरह के बंडल मिले थे और ईडी जब वहां पहुंची थी तो दंग रह गई थी। 500, 100 जो भी नोटों होती हैं उनकी गड्डियों पे गड्डियां मिली हुई थी। गिरफ्तारी देख ली, नोटों के बंडल देख लिया आपने और मंत्रिमंडल के एक मंत्री चले गए जेल। आगे बढ़ते और आ जाते हैं सीधे झारखंड से उड़कर कहां, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिलने लगे हैं। मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक फॉर्मूला तय किया था, उस फॉर्मूले पर कई नेता खरे नहीं उतरे हैं, ऐसी खबर है। माना जा रहा है कि फॉर्मूले में पिछड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है। फॉर्मूला क्या है, कौन से नेता हैं जिनकी टेंशन बढ़ सकती है, क्या कुछ हो सकता है, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मतदान प्रतिशत के फाइनल आंकड़े सामने आने के बाद मंत्रिमंडल के कई ऐसे मंत्री हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के मतदान प्रतिशत फॉर्मूले में पिछड़ते हुए नजर आए हैं। माना जा रहा है कि जिन सीटों या संसदीय क्षेत्रों में मंत्री वोट परसेंटेज बढ़ाने में पीछे रहे हैं, उन्हें लेकर पार्टी कड़े फैसले भी ले सकती है। दरअसल पहले चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री और विधायकों को अपनी अपनी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हिदायत दी थी। कहा था कि यदि किसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग होती है तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। उन विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा जिनके क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई। आइए एक नजर उन नेताओं पर जिनके क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। विजय शाह के क्षेत्र में 12.76% कम मतदान हुआ। करण सिंह वर्मा के क्षेत्र में 7.45% कम मतदान हुआ। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में 9.77% कम वोटिंग हुई। इंदर सिंह कंसाना के क्षेत्र में 19.40% मतदान कम हुआ। राकेश शुक्ला के क्षेत्र में 10.99% मतदान कम हुआ है। गौतम टेटवाल के क्षेत्र में 5.61% कम वोटिंग हुई। नार सिंह पवार के क्षेत्र में 9.49% मतदान कम हुआ। विश्वास सारंग के क्षेत्र में 6.15% वोटिंग कम हुई। कृष्णा गौर के क्षेत्र में 9.69% कम मतदान हुआ है। प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र में 6.75% वोटिंग कम हुई है। नारायण सिंह कुशवाहा के क्षेत्र में 2.74% कम मतदान हुआ है। अमित शाह के निर्देश के बाद बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। ये भी तय किया गया था कि मतदान के दिन मतगणना जागरण अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के वोटिंग टेस्ट में कई मंत्री डेंजर जोन में हैं, कई सेफ हैं, कई बाउंड्री पर हैं। डेंजर जोन वाले नेताओं पर गाज गिरेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अंचल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंचल, खबरें ये भी हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है, परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, लोकसभा में जो दायित्व दिए गए थे उन्हें भी देखा जा रहा है।
तो क्या ये जो आधार है ये इतना महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर कैबिनेट में फेरबदल तक हो सकती है? देखिए नीतीश, जिस तरीके से मिजाज है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें भी अमित शाह का, वो जब आए थे तो पहली बार पहले ही चरण के मतदान की जो मतदान प्रतिशत था उसको लेकर चिंता जाहिर और लगातार प्रभार सौंपे गए कि अपने अपने प्रभार वाले और लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। लेकिन उसके बाद दूसरे चरण मतदान तक वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नहीं हुआ था और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 61.1% मतदान हुए थे और अगर इस बार की बात करें तो लगभग 67% ही मतदान हुए, तो लगभग 4.25% का ये जो अंतर आया पार्टी के निश्चित रूप से चिंता का विषय रहा और अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को सुविधा नहीं पाई। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इसमें काफी प्रयास और इसके बाद स्थिति पहले चरणों से बेहतर रही और चौथे चरण के मतदान की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं मतदान के लिए बाहर नहीं आई, जबकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी, अच्छा खासा प्रतिशत रहा था। लेकिन ऐसे क्या वजह रही कि लोकसभा चुनावों में उनका इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया? तो इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, 5 से 6 मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, उनके विभाग उनसे छिन सकते हैं और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, जिसमें कुछ वरिष्ठ लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पुराने 8-8, 9-9 बार के भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो वर्तमान में भी विधायक है, उन्हें मंत्री पद से वंचित रखा गया था। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इन अनुभवी और पुराने वरिष्ठ नेताओं को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही नगर मंडल का भी मंडल के विस्तार होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा बढ़ा हुआ है कांग्रेस से आए हुए नेताओं से, उन बड़े नेताओं को साथ लेके उन निगम में उन्हें जगह दी जा सकती है। और अगर जी राहुल सियासी है और प्रदेश अध्यक्ष है वेडी शर्मा, अगर इन्हें केंद्र में जगह मिलती है मंत्रिमंडल में तो निश्चित रूप से फिर संगठन का भी विस्तार इसके बाद होगा। तो काफी उठापटक होनी है नीतीश, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे इसके बाद निश्चित रूप से और मूल्यांकन किया जा रहा है सारी चीजों का। नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है मूल्यांकन करने का, किसका कार्य कैसा रहा है, इसके आधार पर पूरा यह विस्तार संभव है कि होगा। ठीक है अंचल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जबलपुर का रुख करेंगे, जहां जबलपुर में अनाज घोटाले का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले ही धान खरीदी घोटाले की बात सामने आने के बाद अब गेहूं खरीदी में भी घोटाले की जानकारी सामने आई है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे सहयोगी। जबलपुर से एक के बाद एक लगातार अनाज की खरीदारी से जुड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धान खरीदी घोटाले की बात सामने आने के बाद अब गेहूं खरीदी में घोटाले की बात सामने आई है। चरगवा के पास खरीदी केंद्र राघव वेयर हाउस में पुराने और नए गेहूं को मिलाकर भंडारण के घालमेल का मामला सामने आया है। इसके साथ ही जांच के दौरान केंद्र में ऑनलाइन चढ़ी और भौतिक रूप से रखे गेहूं की मात्रा में भी 5800 क्विंटल का अंतर पाया गया है। बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह की शिकायत के बाद प्रशासन की एक टीम ने वेयर हाउस का निरीक्षण किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिसके बाद कलेक्टर ने 4 अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। जबलपुर कलेक्टर ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए अन्य वेयर हाउस के जांच पड़ताल की बात भी कही है। लापरवाही तो पूरी है। देखिए, मौके पर यदि मान लो 1 बोरी भी पुराने गेहूं का और भुने हुए गेहूं का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई, बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा। इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पर कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में ख़राब माल भुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ खराब है उसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। इधर बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह ने इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की बात कही है। दीक्षित जी का वेयर हाउस है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ गढ़ा में उनकी कोई दुकान है जो वहीं पर किसानों के द्वारा बताया गया, और अभी उनके और भी वेयर हाउस हमारे यहाँ है। लगभग ऐसा मैंने सुना है कि उनके 20 एक वेयर हाउस हैं, अलग अलग जिलों में वेयर हाउस संचालित हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं, जांच का विषय। सरकार, मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलेंगे तो शायद आप इन बातों को नहीं अपनी आंखों से पकड़ पाएंगे। आप
बहुत हम पत्रकारों को जानते हैं, पत्रकार खोजबीन में माहिर होता है, लेकिन शायद आपकी नज़रों से भी बच के निकल जाएंगे। मैं भी कभी ये काम मैंने किया है, शायद ये मेरी नज़र से भी बच सकते थे यदि मैं मंडी अध्यक्ष नहीं होता। ऐसे में अब इस घटना में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर गोदाम में रखे अच्छे क्वालिटी का अनाज कहां गया। इसके साथ ही इतनी बड़ी गड़बड़ी न जाने कितने दिनों से और पता नहीं कितने खरीदी केंद्रों में हो रही होगी। अगर इस मामले की जांच न होती तो यही खराब क्वालिटी का अनाज गरीबों में बांट दिया जाता। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। दुर्गेश, कलेक्टर साहब हंस के कह रहे हैं कि मिली भगत है, हमारे लोग मिले थे, वेयर हाउस के लोगों के साथ मिली भगत का मामला है, निलंबित कर दिए हैं। निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त है क्या दुर्गेश? 5800 क्विंटल गेहूं कहां गया दुर्गेश? और अगर ये ना पकड़ा जाता तो गरीबों को खिला दिया जाता, झोंक दिया जाता कि गरीब है खा लो। बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश, और ये खेल कोई आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। और जब से समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये खेल संचालित हो रहा है। बस अंतर इतना होता है कि किसी साल ये पकड़ा जाता है और किसी साल ये नहीं पकड़ा जाता। इसके पहले जबलपुर में जब धान घोटाला हुआ था तब भी कई अधिकारी के ऊपर सस्पेंशन की गाज गिरी थी, लेकिन ढाक के 3 पाँच जैसे कि हम कहते हैं फिर जस के तस हो गए हैं। जब गेहूं खरीदी शुरू हुई तो ये फर्जीवाड़ा एक बार फिर शुरू हो गया। वेयर हाउस संचालकों ने अपने यहाँ पर जो घटिया क्वालिटी का गेहूं जो रहता है वो या वो बेहद सस्ते दामों पर यहाँ वहाँ से खरीद लेते हैं, या पुराना जो गेहूं होता है उसे नए गेहूं के साथ मिलाकर फर्जी नाम के किसानों के नाम पर पंजीयन करके और फिर उसके बाद उसे इकट्ठा करके और फिर समर्थन मूल्य पर रखकर बेच देते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भी झेलना पड़ता है, आम जनता को भी झेलना पड़ता है। इसीलिए तो इसी गंभीरता से तो मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर तो ऐसा सामान्य रिएक्ट कर रहे थे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आर्थिक गबन 8 करोड़ का मामला है, आधी पेमेंट हो गई है, ऐसा रिएक्शन है उनका कि कुछ हुआ ही नहीं। गबन है, हर एक इतने बड़े बड़े घटनाओं को सामान्य सा बना दिया गया है, लाइटली बना दिया गया, व्यवहारिक बना दिया गया कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा सा हो गया है। तो इसमें और गंभीरता होनी चाहिए थी ना। क्या रिकवरी की बात की, क्या और जगहों पर जो तफ्तीश की बात की, क्या किसानों के खातों को चेक किया गया कि उन्हें पैसा मिला है, क्या वहां भी उनकी तुलाई नपाई जुताई बुआई यहां भी कुछ चीजें नहीं हुई हैं, सब कुछ सही हुआ है? बिल्कुल नीतीश, ये तमाम सवाल है जिस पर अब प्रशासन जांच की बात तो कह रहा है। कलेक्टर का कहना है कि ये एक वेयर हाउस का मसला था, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं हैं तो निश्चित तौर पर अन्य वेयर हाउसों में भी ऐसी गड़बड़ी सामने आ सकती है, जिसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। टीम गठित कर दी गई है और उन टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर एक वेयर हाउस की बारीकी से जाँच की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस वेयर हाउस में छिपा कर रखा गया था, अच्छा वाला गेहूँ सामने रख दिया गया था, खराब वाला गेहूँ पीछे छिपा कर रख दिया गया था, तो उस तरह की जाँच भी की जाए। और जाँच के दायरे में एक सवाल और खड़ा होता है, जो 5800 क्विंटल गबन की बात है कि गेहूं गायब भी हो गया है, उसके बारे में कोई जानकारी हुई? कोई एफआईआर, वित्तीय जो अनियमितता है, क्या इसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? आगे ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक औपचारिकता चीज हो जाती है, जांच का विषय, जांच का विषय, जांच का विषय? बिल्कुल नीतीश, देखिए अभी तक की बयान में, अभी तक की कार्रवाई में तो ऐसा ही लगता है कि केवल ये जांच का विषय कहकर ही निपटा देंगे। लेकिन मैं इस बात जरूर कहूंगा नीतीश कि जिस तरीके से धान घोटाले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी, उसी तरह कार्रवाई इसकी उम्मीद है, क्योंकि कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि मैं बहुत बारीकी से जांच करूंगा इस पूरे मामले को लेकर। एफआईआर की नौबत आएगी तो एफआईआर भी दर्ज होगी। और सबसे बड़ी बात, जो रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 4 करोड़ का भुगतान हो चुका था, 6.5 करोड़ का तकरीबन भुगतान होना है, और ऐसे में वो 5800 किसान बिल्कुल इंतजार रहेगा उनकी बारीक जांच का, रिकवरी का, और इस तरह के गरीबों को ये अन्न ना मिले, इस चीज की जो है वो गारंटी भी मिले। दुर्गेश, जुड़ने के लिए और बारीकी से बातचीत करने के लिए, गहन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। कम मतदान प्रतिशत ने नेताओं की टेंशन बढ़ाई है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के कम मतदान से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। इसकी वजह क्या रही? लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी, उसके बाद जो है लाडली बहना योजना आई। लाडली बहना योजना ने प्रचंड जीत दी, लेकिन उस जीत के बाद भी क्यों महिलाएं कम घर से निकली, ये सवाल खड़ा हो गया। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मतदान प्रतिशत सभी के नेताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही। चुनाव आयोग की तरफ से सभी सीटों पर वोटिंग के अंतिम आंकड़े मंगलवार रात जारी हुए। वोटिंग के आंकड़े देखकर कुछ सीटों पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं
और सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत ने बढ़ाई है। सियासी दल भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह रही जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। सीधी में महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में 13.17% कम पड़े। खजुराहो में 12.09%, रीवा में 2.6% और सतना में 10.26%। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस बार 4.25% वोटिंग घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% वोटिंग हुई थी। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। 2019 में इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं रही। 2019 में एमपी में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कमलनाथ का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी थी। इस बार छिंदवाड़ा, विदिशा, गुना, राजगढ़ ये ऐसी सीटें थी जिन पर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मतदान प्रतिशत भी यहाँ बेहतर रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने सभी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी अभी भी अपनी 29 की 29 सीटें जीतने वाले दावे पर अड़ग है। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा है वो भी पूरा होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की गारंटी को जान गई है कि वो झूठी है। बीजेपी का जो मोटिवेशन था, आपकी बात 29 की 29, आपकी बात 400 पार। मैं समझता हूँ कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हूँ कि आपकी बात 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। और शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट के डले हैं। कई बूथ निकले जब 375 वोट के डले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर ना पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है वहां कम मतदान प्रतिशत बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विवेक, क्या माना जाए, पहले दूसरे चरण में जो तमाम कारण निकल कर आ रहे थे वही हैं, वही सीटें इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर नहीं पड़ा है पहले दूसरे चरण मतदान से इतर भी से देखा जा रहा है, तो फिर जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई थी कि लाडली बहना योजना, क्या उसका इम्पैक्ट इसमें कुछ डल रहा था? नितेश, एक बिल्कुल दिलचस्प बात आपको बता देता हूं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी कम था, और काफ़ी कम होने की वजह दो सरकार ने भी मानी, संगठन ने भी मानी कि शादी है, कटाई का सीजन चल रहा है, इसलिए महिलाएं व्यस्त हैं। लेकिन तीसरे चरण में ये देखा गया कि पूरी की पूरी बीजेपी की मशीनरी जुड़ी आती है और तमाम सारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं और महिला विंग को एक्टिव किया जाता है, और मतदान का प्रतिशत करीब 66% रहता है, जो 2019 की तुलना में बराबर ही था। लेकिन चौथे चरण में जो प्लानिंग बीजेपी ने की वो सक्सेसफुल नहीं हुई। ये 2019 की तुलना में 2024 में करीब 5% मतदान का प्रतिशत घट गया, और पूरे ओवरऑल की बात कर ली जाए तो महिलाओं का 10.28% वोटिंग कम हुआ है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम वॉर रूम बनाए और वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए महिलाओं की जिम्मेदारी तय कर दी। लेकिन इसके बाद भी जब शाम हुए, नतीजे पता चले, चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, तो ये कहने से गलत नहीं होगा कि तमाम सारी कोशिशें बीजेपी की विफल रही। कांग्रेस तो ये मान के चल रही थी कि पूरी हमारी टीम काम कर रही है, सारे विवेक, एक चीज और मानी जाए, एक चीज और मानी जाए कि कहीं ना कहीं जो न्याय गारंटी की बात हो या फिर महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं समझ में आई, या तो महिलाओं तक सर्कुलेट नहीं हो पाई चीजें अच्छे से, या कोई ऐसी योजना नहीं थी जो उन्हें इम्पैक्ट कर पाई हो घरों से निकलने के लिए।
नितेश, एक बड़ी बात आपको बता दे रहा हूं कि शिवराज सरकार, तत्कालीन शिवराज ने महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की। इसे बढ़ा के 1250 कर दिया गया। एक और बात कही गई कि 3,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। महिलाओं को बहुत आस थी क्योंकि उन्हें घर बैठे ये पैसे मिलने थे। कांग्रेस ने अपनी बात को कहते हुए ये कहा कि महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आएंगे और 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को मिलेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी की तरफ से ये बात अधूरी रह गई। बीजेपी ने 3,500 रुपए महिलाओं को नहीं दिए, लेकिन 1,250 रुपए आते रहे। कांग्रेस की एक कमजोरी ये रही कि न्याय पत्र का काफी जिक्र किया गया, लेकिन बीजेपी ने उसे पूरी तरीके से कैश कराया। मंगलसूत्र से लेकर भैंस तक की लड़ाई आ गई। तो कुल मिलाकर जो ये मिसकम्युनिकेशन है और कहीं ना कहीं आर्थिक संतुष्टि और आशा के बीच की जो बात थी वो फंस गई और ज्यादा महिलाएं नहीं निकल पाई। बहरहाल ये 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा क्या कुछ कारण थे सारी सीटों पर। शुक्रिया विवेक, लेकिन जुड़े रहिएगा, अगली महत्वपूर्ण खबर पर आपसे बातचीत करनी है। लोगों के साथ ठगी करने वाला ठग लोगों के चंगुल से फरार हो गया है। यह ठग एमपी अंचल का आईबी का अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ठगता था। इस ठगने वाले नटवर लाल को पीड़ितों ने आज पकड़ा है और जब पकड़कर कमिश्नर कार्यालय ले जा रहे थे तब यह छूटकर भाग गया। हैरान करने वाली बात है कि यह नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 9 करोड़ रुपए की रकम ठग चुका है। आरोपी का नाम हरि है और वह खरगोन का रहने वाला है। आरोपी शख्स भोले भाले लोगों से सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठता था। पुलिस ने प्रतिक्रिया क्या दी है, एसीपी ने, वो सुन लीजिए, फिर सीधा विवेक का रुख करेंगे। इस प्रकार का एक आवेदन हरीश पटेल के विरुद्ध में प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके द्वारा बेरोजगारों को नौकरी लगाने के लिए पैसे इतने और उनको नौकरी ना देके जालसाजी के पेपर वगैरह बनाए हैं। तो इस प्रकार का आवेदन थाना रातेपुर में प्राप्त हुआ है। उसकी जांच की जा रही है, इसमें फिर विधि सम्मत कार्रवाई की। शायद ये 3 बच्चे आए थे, बताया जा रहा है कि और भी हैं इसमें पूरी जांच जारी करके, और बेसिकली ये आरोपी और फरियादी दोनों खरगोन के हैं, महेश्वर के बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई फिर आगे करके प्रोसेस किया जाएगा। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए, बेहद महत्वपूर्ण खबर निकाल कर लाए हैं। विवेक, 9 से 10 करोड़ की ये व्यक्ति ठगी कर लेता, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जब शिकायत हुई तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बता दे रहा हूं कि खरगोन में भी कई इस हरि नाम के व्यक्ति पे मामले दर्ज है, 420 के मामले दर्ज है। और एक दिलचस्प बात है कि ये पूरा केस भोपाल आया। भोपाल में फरियादी ने रातीगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि नौकरी लगवाने के नाम पर इसने ठगी की है, खुद को आईबी का अफसर बताया है। एक बड़ी बात है कि कोई भी आदमी आईबी का अफसर बन के ठगी करता है और उसके बाद पुलिस के पास जब शिकायत आती है तो पुलिस उसकी जाँच उस तेजी से नहीं करती जितनी तेजी से वो ठगी करता है। और ठीक इसी का ताज़ा उदाहरण बता दूं कि हरि को जब फरियादियों ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पकड़ा तो वो उनके चंगुल से फरार हो गया। उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। फरियादी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी तो वहीं पे था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई या घेराबंदी नहीं हो पाई और वो पीड़ितों के चंगुल से फरार हो गया। और ये जानकारी निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, करीब 9 से 10 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों में जाकर नौकरी लगवाने के नाम पर ऐड चुका है और कहीं आईबी का अफसर बताता है और कहीं बिल्कुल। तो बड़ा ये सवाल है विवेक, माफी चाहूंगा, वक्त कम है और उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। अब अजाब सुबह अखबार देखने का छोड़ दीजिए, विस्तार न्यूज देखने का पाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, इसलिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।